राधे कृष्णा सभी को शुभ संध्या। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो द्विवेदी युग के इसके पहले हमने पढ़ा कवि मैथिली शरणगुप्त को, और द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को जाना। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। तो ये दूसरे कवि हैं प्रसिद्ध, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो आइए जानते हैं इनके विषय में। तो जानने से पहले, पढ़ने से पहले बता देना चाहूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें। ज़रूर कुछ ना कुछ पूछें, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग की उन अमर विभूतियों में से हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से आधुनिक हिंदी कविता का नवीन संस्कार किया है। महान कवि का यह गुण होता है कि वह प्राचीन परंपरा के रूढ़ रूप को त्याग कर युग के अनुरूप नवीन विचार और भाव ग्रहण करता है। तो हरिऔध जी में महाकवि का यह गुण विद्यमान था। उन्होंने प्राचीन राधा और कृष्ण के चरित्रों को युग के अनुरूप नवीन ढांचे में ढालकर अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया। तो जीवन परिचय देखते हैं। हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के अंतर्गत सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद तहसील में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। उनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी सनाढ़ ब्राह्मण थे, जो कालांतर में सिख हो गए थे। उनके पिताजी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके भाई ब्रज सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। उन्हीं की देखरेख में हरिऔध जी की शिक्षा 5 वर्ष की अल्पायु में ही शुरू हो गई थी। आरंभ में उन्होंने फारसी पढ़ाई गई। वे मिडिल पास करने के पश्चात बनारस के क्वींस कॉलेज में आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए, परंतु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनको वहाँ पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इनके पश्चात उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया। इस बीच में उन्होंने कानूनगो की भी परीक्षा पास कर ली। उन्नति करते करते सदर कानूनगो के पद तक पहुँच गए। हरिऔध जी कानूनगो के पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात अवैतनिक रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक रहे। इस पद पर उन्होंने 1933 से 1941 तक बड़ी लगन से कार्य किया। इस पद से अवकाश प्राप्त करने पर अस्थायी रूप से वे आजमगढ़ में रहने लगे। उनकी साहित्य साधना निरंतर चलती रही। वे शांत और सरल स्वभाव के थे। उन्हें भारतीय जीवन से अपूर्व प्रेम था। उनके जीवन का ध्येय अध्ययन और अध्यापन ही रहा। हिंदी जगत ने उन्हें सम्मान देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन में सभापति बनाया। उनको प्रिय प्रवास महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। इस यशस्वी साहित्यिक आत्मा ने सन 1945 ईस्वी में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मैथिली शरणगुप्त जी को भी मिला है साकेत के लिए। इनका साहित्यिक अवदान क्या है, योगदान क्या है? तो खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वालों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम सर्वोपरि है। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि उनके काव्यवृत्त में भक्तिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। वे काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसलिए उनके राधा कृष्ण राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। तो इनकी कृतियाँ देखते हैं, रचनाएं। इन्होंने विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का विवरण इस प्रकार है। तो प्रिय प्रवास है सबसे प्रसिद्ध। इनकी रचना हमेशा पूछा जाता है कि खड़ी बोली पद्य का प्रथम रचना कौन है, तो ये प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसका है, किस भाषा में? हरिऔध का है और यह खड़ी बोली में है। तो इस ग्रंथ को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इसमें राधा कृष्ण के परंपरागत श्रृंगारी रूप को त्याग कर उनके चरित्र में लोक कल्याण के आदर्शों का सन्निवेश किया गया है और उन्हें लोक रक्षक महामानव के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। अगला है वैदेही वनवास। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार आते हैं। इसमें क्या है, तो इस प्रबंध काव्य में राम के राज्याभिषेक से लेकर सीता जी के वनवास तक की करुण कथा मार्मिक ढंग से कही गई है।
फिर है रस कलश। सभी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रस कलश यह ब्रज भाषा में रचित रीतिकालीन शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसकी कविताएं श्रृंगारिक हैं तथा काव्य सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से लिखी गई है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे ये व्यवहारिक खड़ी बोली में उर्दू की मुहावरेदार शैली में लिखी गई फुटकर रचनाएं हैं। ये दोनों ही रचनाएं हरिऔध जी का ऐतिहासिक महत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। हरिऔध जी ने रुक्मणी परिचय तथा प्रद्युम्न विजय नामक नाटकों की भी रचना की। यह भी नाटक भी बहुत बार पूछे गए हैं, पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। नाटक रुक्मणी परिचय और प्रद्युम्न विजय रचना की। प्रेमाकांत, ठेठ हिंदी का थाट और अधिकिला फूल जैसे उपन्यासों की रचना की। तो सभी रचनाएं जितनी भी इसमें दी हुई है अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। इन सब से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और यह पुस्तक है, कई बार हम लोग से लोग पूछ रहे हैं। तो यह उत्तर प्रदेश की हिंदी की पुस्तक है। काव्यांजलि पहले चलती थी, अब नहीं चल रही है। देख सकते हैं काव्यांजलि थोड़ी फट गई है, पुरानी है। कहीं मैं गई थी अपने रिलेशन में तो मुझे मिला इंटरमीडिएट की पुस्तक द्वारा, तो मैं लेते आई। 2-3 पन्ने पलट के देखी, अच्छा लगा तो मैं ले ली। तो ये है इंटरमीडिएट की पुस्तक। फिर क्या है, काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। हरिऔध जी ने भावुकता के साथ अपने काव्य में मौलिकता को विशेष स्थान दिया है। उनके काव्य में नवीन कल्पना तथा भाव की सुंदर छटा देखने को मिलती है। वे मानवीय भावों के कुशल चितेरे थे। उन्होंने अपने काव्य में मूक मानवीय भावनाओं को स्वर प्रदान किया। हरिऔध मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे और उसकी मानविक व्यंजना उनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण उनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। हरिऔध भक्त हृदय कवि थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति नवधा भक्ति की श्रेणी में आती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि हरिऔध की भक्ति किस श्रेणी में आती है, तो नवधा भक्ति की श्रेणी में आती है। हरिऔध जी निष्काम भक्ति में विश्वास करते थे। वे आर्य समाज से प्रभावित थे, अतः उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। यही कारण है कि उन्होंने प्रिय प्रवास में ऐसे ब्रज समाज का चित्रण किया है जिसमें अपार प्रेम, विश्वास, सहयोग, कर्मठता और अभिन्नता जैसे आदर्श रूप विद्यमान हैं। प्रकृति चित्रण की ओर हरिऔध जी का काव्य सुंदर बन पड़ा है। उन्होंने प्रकृति के उपादानों का व्यापक और सरल चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत नूतन सौंदर्य बोध सर्वप्रथम प्रिय प्रवास में ही मिलता है। इनके साथ ही हरिऔध जी ने प्रकृति चित्रण की सभी प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। हरिऔध जी के काव्य में लोक कल्याण की विभावना के दर्शन होते हैं। लोक सेविका राधा कहती हैं, आज्ञा न भूलूं प्रियतम की, विश्व के काम आऊं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विधि विविधता निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। उन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, रस कलश में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रिय प्रवास में मुहावरेदार बोलचाल की खड़ी बोली, चोखे चुभते चुभदे चौदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, दी कलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आ जाए कभी, किसको कहा है? शुक्ल जी ने दी कलात्मक सिद्धहस्त। हरिऔध जी के काव्य में संस्कृत निष्ठ और सरल दोनों प्रकार के भाषा के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा में काव्य में भाषा की तरह छंद योजना के भी समन्वय का भाव दिखाई देता है। उन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा उनके पुराने छंद हैं और इंद्रवज्रा, शार्दूल, विक्रीडित, शिखरड़ी, मालिनी, वसंतिलका, विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग कर उन्होंने छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार संस्कृत काव्य, चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से भी सफल प्रयोग किया है। और प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास में प्रबंध शैली तथा चोखे चौपदे तथा चुभदे चौबते में मुक्तक शैली के दर्शन होते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रश्न हो जाए कि चुभते चौपदे चोखते चौपते में किसके दर्शन होते हैं, तो मुक्तक शैली के, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में भी।
उनकी शैली में सजीवता, प्रौढ़ता, ओजस्विता, प्रेषणीयता और प्रभावशीलता जैसे गुण विद्यमान है। अलंकारों का सहज, स्वाभाविक और सजीव प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग भावों और विचारों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया है, पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं। उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, अन्योक्ति, यमक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इस प्रकार काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा शैली, छंद तथा अलंकारों की दृष्टि से हरिऔध जी की काव्य साधना महान है। यही कारण है कि उनका आधुनिक हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। जिस खड़ी बोली को आज राष्ट्रभाषा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको काव्य भाषा बनने का श्रेय हरिऔध जी को ही है। वास्तव में हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने अपनी मौलिक चिंतन से भाव और कला दोनों में नवीन उद्भावनाएं करके हिंदी साहित्य में नए अध्याय का शुभारंभ किया। उन्हें हिंदी का महानतम कवि माना जाता है। तो यह हरिऔध जी के विषय में था। कुछ कविताएं और थोड़ा प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। तो पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, यह है, बहुत समय लगेगा। तो पवन दूतिका जो है, संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातर रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातर स्वरूप विशेष दृष्टव्य है। लोक सेवका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। तो यह इनकी कविता है। यहाँ से बहुत ये वाला प्रश्न पूछता है, इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय वीर से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तो श्याम को सुना दे। बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में, हो सकता हो आगे भी से भी आगे बहुत अगर पूछ ले। ये भी जाते जाते अगर ये भी किसी परीक्षा में पूछा हुआ था। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना। और किसी भाई बहन को मेरे पढ़ना होगा तो रोक के कविता को पढ़ सकते हैं, पवन दूतिका को। हालांकि गूगल पे सब उपलब्ध है, लेकिन पुस्तकों के पढ़ने की बात ही अलग है। पुस्तकों का जगह कोई नहीं कभी भी ले पाएगा। तो मोबाइल में ज़्यादा पढ़ने से PDF छोटे छोटे अक्षर होते हैं और ऊपर नीचे करो, दाएं बाएं करो, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये था प्रिय प्रवास से लिया गया पवन दूतिका। और ये सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना अनुकरणीय है। जो थोड़ी सी भ्रमित व गोद ले श्रांति खोना, ओठों की और कमलमुख की मलनताएं मिटाना। और कुछ प्रश्न उत्तर हैं। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? तो ये द्विवेदी आधुनिक काल के हैं, इसमें द्विवेदी ने दिया है। हरिऔध जी का जन्म तो हुआ है 1865 में। हरिऔध जी की मृत्यु 1945 में। हरिऔध जी की काव्य भाषा खड़ी बोली। हरिऔध जी को किस रचना पर प्रिय प्रवास मिला? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, तो प्रिय प्रवास पर मिला। हरिऔध जी की कौन सी रचना है? तो इसमें चोखे चौपदे है। और हरिऔध जी का महाकाव्य है, और ये उद्धव शतक का है। उद्धव शतक और गंगावतरण ये रत्नाकर का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था हम। हरिऔध जी का महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। हरिऔध जी का जन्म स्थान है तो ये नजीमाबाद। हरिऔध जी ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किया? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। रस कलश भी इन्हीं का है। और ये सब कुछ प्रश्न उत्तर हैं। माता पिता का नाम क्या दिया भाई, तो पढ़ना ठीक से ध्यान नहीं है। भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। और 2 काव्य कृतियाँ तो रस कलश, प्रिय प्रवास हो गया। भाव पक्षी विशेषताएं। और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले नाम यही हैं।
हरिऔध उपाध्याय जी। और प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में? तो खड़ी भाषा में लिखा गया। तो यह थे हरिऔध जी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कवि को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।